Hi everyone, today we are going to start the chapter number 6 of Geography, Major Crops and Agricultural Development. Introduction. The land under cultivation in the world is limited. About 10% of the total land surface is suitable for cultivation. पूरे वर्ल्ड का जितना लैंड एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है वो बहुत कम है और जितना भी लैंड है उसका सिर्फ 10% कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर समझा जाता है. A number of physical, economic and social factors help in selection of crops which can be grown in a particular region. बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये देखा जाता है कौन से रीजन में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएगी. अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द नीड्स ऑफ द रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है. द क्रॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. क्रॉप्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है. अलग अलग टाइप की क्रॉप्स है सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स. पल्सेस जिसमें दाल आती है सारी, ग्राम, मूंग, उड़द, अरहर. ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल मिलता है, मस्टर्ड, लिंसीड, रेप सीड. फाइबर्स, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प एंड बेवरेजेस, टी, कॉफ़ी एंड कोकोआ. First one is rice. Rice is a staple food for at least half of the population in the world. It is the main crop cultivated in the hot and humid regions, especially in the tropical and subtropical regions. वर्ल्ड के हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए मेन क्रॉप है राइस. वो राइस को ही एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. हॉट ह्यूमिड रीजन्स में स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है. Rice plant needs high temperature about 25 degree Celsius, high humidity and rainfall. पानी ज़्यादा चाहिए about 150 to 250 centimeters. Alluvial clay soil which can retain water. वो soil जिसमें पानी ज़्यादा टाइम तक retain रह सके. Flooded fields when the plants are growing. पानी fields में भरा रहना चाहिए. Adequate cheap labor as most of the work is done by hand. सस्ती लेबर चाहिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हाथों से होता है. The main rice producing countries are China. सबसे ज़्यादा राइस चाइना में होता है. इंडिया, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, इजिप्ट एंड यूएसए. इन मॉनसून एशिया द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फेवरेबल. 2 और 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन अ ईयर. एशिया में मॉनसून के टाइम पे क्लाइमेट बहुत सूटेबल रहता है, इसलिए एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स ले लेते हैं. इन हिली एरियाज द स्लोप्स आर टेरेस्ड फॉर राइस कल्टिवेशन. एरियाज में टेरेस फार्मिंग के फॉर्म पे राइस उगाई जाती है. जापान हैज़ द हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस पर हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन जापान में होता है. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड लोकली. वीट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सीरियल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीट होता है. इट हैज़ बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड फॉर एटलीस्ट 6000 ईयर्स. 6000 ईयर्स से वीट को एज अ फूड कंज्यूम किया जा रहा है. It is a staple food in countries located in mid-latitude and dry subtropical regions. Mid-latitude वाले countries में और dry subtropical regions में जहाँ थोड़ी बारिश कम होती है वहाँ. Wheat plant needs rolling और undulating plain areas. Plain areas चाहिए. Moderate temperature about 15 degrees Celsius. Moderate rainfall of about 75 centimeter during the growing season. Bright and sunny weather during the time of harvest. Harvest के टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए, sunny और dry weather होना चाहिए. Well drained loamy soil is good but black soil produces excellent quality grains. Well drained loamy soil भी चल जाती है और सबसे बेस्ट क्वालिटी black soil में होते हैं. Wheat is grown on more than 230 million hectares compared to about 165 million hectares under rice. सबसे ज़्यादा cultivation wheat का होता है. The main wheat producing regions are the temperate grasslands. सबसे ज़्यादा temperate grasslands में होता है. It is extensively grown in Russia, USA, Canada, Australia, China, India, Argentina, Ukraine and South Africa. In India, wheat is grown in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh in the winter season. Wheat is an important item of international trade. International trade का एक बहुत important item है. Maize originated in Latin America. It was grown by Incas and Aztecs. Latin America से start हुआ था. Maize is a staple food of all people of Latin America. इसलिए Latin America में अभी भी main staple food maize है. Later it was introduced in Europe by Christopher Columbus. बाद में यूरोप में आया, Christopher Columbus लेकर आए थे. It is known as corns in America. अमेरिका में maize को corns बोला जाता है. Maize gives a high yield per hectare, nearly 50% more than wheat. पर हेक्टेयर के हिसाब से 50% yield ज़्यादा होती है इसकी wheat से. Maize plant needs undulating relief. कोई फिक्स पर्टिकुलर एरियाज़ नहीं चाहिए.
Moderate temperature of about 20 degrees Celsius during the growing period. Moderate rainfall of about 50 to 100 centimeter with frequent showers, मतलब बार बार बारिश चाहिए. Well drained, deep and fertile soil, एकदम पानी जहाँ ज़्यादा अवेलेबल हो और soil fertile हो. The main maize producing countries are USA, Russia, China, Brazil, Argentina, Mexico, Canada, South Africa and India. USA is the largest producer and accounts for almost half of the world's total production. सबसे ज़्यादा production USA में होता है, world के 50% से ज़्यादा. USA is also largest exporter. सबसे ज़्यादा export भी USA से ही होता है. This is widely used as feed for fattening cattle and pigs in USA, Argentina and South Africa. इन तीन countries में इनको pigs और cattle को मोटा करने के लिए खिलाया जाता है. Next is millets. Coarse grains like ज्वार, बाजरा, रागी एंड सॉर्गम, इन चारों को मिला के बोला जाता है मिलेट्स. ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स. सीरियल्स में न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, इनमें कम होती है. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, रेनफॉल कम हो और सैंडी और कम फर्टाइल सॉइल भी चल जाती है. The semi-arid parts of the tropical and subtropical regions are best suited for millet cultivation. Semi-arid parts मतलब जहाँ बारिश कम है, तो tropical and subtropical regions के वो parts जहाँ बारिश कम होती है और millets cultivation आसानी से हो जाता है. The main millet producing countries are India, China, USA, Brazil, Nigeria, Niger and Egypt. Millet is used as fodder for domestic animals in USA. USA में millets को domestic animals के fodder के टाइप पे चारे के टाइप में यूज़ किया जाता है. Next is sugarcane. Sugarcane is a kind of grass with a thick stem. मोटी stem होती है. It grows to a height of about 3 meters or more. इसकी height 3 मीटर या उससे ज़्यादा होती है. Sugar is stored in the stem of sugarcane. शुगरकेन की स्टेम में शुगर होता है. न्यू शुगरकेन प्लांट ग्रोज फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट. पुराने शुगरकेन के प्लांट की स्टेम को कट करके लगाया जाता है, उसी से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. शुगरकेन probably originated in Eastern Asia and was taken to the Middle East and Southern Europe by the Arab traders. ईस्टर्न एशिया में इसकी क्रॉपिंग स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे मिडिल ईस्ट और सदर्न यूरोप में भी पहुंच गया. शुगरकेन प्लांट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, लेवल लैंड एंड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल. हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, लेवल लैंड चाहिए जिसकी सॉइल फर्टाइल हो. नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड, ताकि पानी ज़्यादा टाइम तक जमा नहीं रहे, अदरवाइज शुगर केन सड़ जाएंगे. द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ब्राज़ील, क्यूबा इन द वेस्ट इंडीज़, इंडिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई आइलैंड्स, फिजी, साउथ अफ्रीका एंड सदर्न USA. Nowadays sugarcane is grown ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स. आजकल लगभग हर पार्ट में उग जाते हैं. हाउएवर देयर इज़ हार्डली एनी शुगर केन प्रोडक्शन इन द टेम्परेट लैंड्स, बल्कि टेम्परेट लैंड्स में नहीं होते हैं. कॉटन. कॉटन हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंडिया. इंडियाज़ में ही स्टार्ट हुआ था. इट वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे फर्स्ट कल्टिवेशन हुआ था. कॉटन इज़ मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इज़ ऑलमोस्ट ऑल्सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइबर टू मेक क्लोथ. सबसे ज़्यादा क्लोथ बनाने के लिए यही यूज़ में आता है. द क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इट्स फाइबर, इट्स फाइनेस, लस्टर, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, कलर एंड क्लियरनेस. रॉ कॉटन की क्वालिटी उसकी लेंथ ऑफ फाइबर्स पे, उसकी फाइनेस पे, शाइन, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ कैसी है, कलर कैसा है, क्लियरनेस कैसी है, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है. कॉटन इज़ यूजुअली ग्रोन एज एन एनुअल क्रॉप. Cotton plant needs high temperature of about 27 degrees Celsius during the growing period. Rainfall of about 60 to 100 centimeter in frequent showers. बार बार बारिश चाहिए. Fertile when drained soil capable of retaining moisture. Fertile soil चाहिए, well drained हो और लंबे टाइम तक moisture retain कर सके. इसलिए इंडिया की जो black cotton soil है डेक्कन प्लेट्यू में वो बेस्ट मानी जाती है. नेक्स्ट है ड्राई, क्लियर एंड सनी वेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स. जब कॉटन बॉल्स पक जाए उस टाइम पे ड्राई वेदर चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे बारिश हो गई तो कॉटन बॉल्स ख़राब हो जाएगी. द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर USA, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, मैक्सिको एंड उज़्बेकिस्तान. कॉटन इज़ यूजुअली ग्रोन ऑन स्मॉल फार्म्स. छोटे फार्म्स पे उगाई जाती है. दस मशीन्स हैव लिमिटेड यूज़, इसलिए मशीन्स का यूज़ कम होता है. बट इन USA इट इज़ ग्रोन ऑन एस्टेट्स, मतलब बड़े बड़े फार्म से प्लांटेशन की फॉर्म में उगाई जाती है, इसलिए मशीन्स आसानी से यूज़ होती है एंड मशीन्स आर वाइडली यूज्ड.
जूट इज़ अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर ऑफ द कॉटन। कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जूट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। जूट इज़ कॉल्ड ब्राउन पेपर ऑफ होलसेल ट्रेड, इसको होलसेल ट्रेड का ब्राउन पेपर बोला जाता है क्योंकि ये मेनली पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में काम आता है। इट इज़ अ चीपेस्ट फाइबर विच कैन बी डाइड बट नॉट ईजिली ब्लीच्ड। ये सबसे चीप फाइबर है जो आसानी से डाई हो सकता है पर ब्लीच नहीं हो सकता। इट इज़ ग्रोन वेल इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट। वार्म एंड वेट क्लाइमेट में अच्छी तरह ग्रो होता है। एलुवियल सॉइल विच इन सॉल्ट्स इज सूटेबल। एलुवियल सॉइल जो सॉल्ट्स में रिच हो वो सबसे सूटेबल माना जाता है। हाउएवर डेल्टाइक सॉइल विच इज़ रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्लड्स इज आइडियल फॉर इट्स कल्टिवेशन। डेल्टाइक सॉइल जो डेल्टा की सॉइल होती है जो फ्लड्स की वजह से हर साल रिन्यू होती है, उस एरियाज़ में इसका कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। जूट इज़ यूजुअली सोन इन मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में सो किया जाता है। इट्स स्टेम आर कट इन अगस्त और सेप्टेम्बर, और स्टेम इसकी अगस्त एंड सेप्टेम्बर में कट होती है। जूट ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग रिक्वायर अबंडेंट लेबर, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। विच इज़ रेडिली अवेलेबल इन डेंसली पॉपुलेटेड ट्रॉपिकल एरियाज वेयर इट इज़ ग्रोन। ट्रॉपिकल एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से अबंडेंट लेबर, सस्ती लेबर अवेलेबल हो जाती है। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ताइवान, चाइना, थाईलैंड एंड मलेशिया। इंडिया एंड बांग्लादेश आर लीडिंग जूट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जूट इंडिया और बांग्लादेश में ग्रो होता है। टी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल श्रब विच इज़ नेटिव टू हिल स्लोप्स ऑफ मानसून एशिया। टी एक छोटा सा प्लांट होता है, उसके लीव से टी बनती है और मेनली मानसून एशिया वाले साइड में हिल स्लोप्स पे उगता है। इट्स कल्टीवेशन प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन चैंगजियांग वैली ऑफ चाइना, चाइना से स्टार्ट हुआ था। टी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक इन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन एज प्लांटेशन, एक प्लांटेशन क्रॉप की तरह इसको उगाया जाता है। टी प्लांट नीड्स स्लोपिंग लैंड टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ मोस्ट सूटेबल। स्लोपिंग लैंड्स चाहिए ताकि ज़्यादा देर तक पानी इकट्ठा नहीं रहे, अदरवाइज पत्तियाँ सड़ जाती है। एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 250 सेंटीमीटर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। डीप वेल ट्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए। चीप लेबर फॉर पिकिंग द लीव्स, पत्तियाँ तोड़ने के लिए सस्ती लेबर चाहिए। टी पिकिंग इज़ अ स्किलफुल जॉब विच रिक्वायर्स पेशेंस एंड जजमेंट, एक स्किलफुल जॉब है जिसमें आराम से तोड़नी होती है और ध्यान से, ताकि ख़राब नहीं टूटे। इट इज़ यूजुअली डन बाय women, मेनली women's करती है। 2 टेंडर लीव्स एंड अ बड आर यूजुअली प्लग्ड फ्रॉम ईच स्टेम, हर स्टेम से एक पत्ती और ऊपर से बड तोड़ी जाती है। द पिकिंग सीजन इज़ फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, मार्च से दिसंबर के बीच का पिकिंग सीजन होता है, तोड़ने का सीजन होता है। इन इंडिया द टी लीव्स आर प्लग्ड वंस इन फोर्टनाइट, इंडिया में टी लीव्स हर 15 दिन से तोड़ी जाती है। वाइल इन चाइना द टी लीव्स आर प्लग्ड 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर, साल में 3 से 4 बार ही तोड़ी जाती है। द मेन टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, केनिया, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। Nowadays modern machinery are used for cultivation of टी लीव्स को तोड़ने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए मॉडर्न मशीन्स यूज़ आती है। प्रॉपर रोलिंग, फर्मेंटिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ टी लीव्स गिव इट द रिक्वायर्ड फ्लेवर, उसको सुखाया जाता है, रोल किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है ताकि एक अच्छा फ्लेवर मिल सके। कॉफ़ी, द कॉफ़ी प्लांट इज़ अ नेटिव ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ सदर्न इथोपिया, कॉफ़ी प्लांट सदर्न इथोपिया से आया है। द नेम ऑफ द कॉफ़ी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ काफा, एक डिस्ट्रिक्ट है काफा, उसके नाम पे इसको कॉफ़ी रखा गया, जहाँ पे ये प्लांट सबसे पहले मिला था। कॉफ़ी इज़ नाउ अ पॉपुलर ड्रिंक, अब एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। कॉफ़ी पाउडर इज़ ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग द रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स और बेरीज, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स को लिया जाता है, उनको रोस्ट किया जाता है और फिर उसका पाउडर प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ वाइडली कल्टिवेटेड ऑन द लोअर हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। कॉफ़ी प्लांट नीड्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 150 and 250 सेंटीमीटर, वेल ड्रेन लोमी सॉइल विथ हाई ह्यूमस कंटेंट डिराइव फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। लोमी सॉइल चाहिए जो वेल ड्रेन हो, पानी ज़्यादा सोख सके और ह्यूमस ज़्यादा हो, मतलब फर्टाइल सॉइल चाहिए। Shelter from direct sunlight, therefore shady trees are planted in the plantations to give shade to the coffee plants. Sunlight ज़्यादा नहीं चाहिए, इस वजह से बड़े ट्रीज़ उगाए जाते हैं साथ में ताकि कॉफ़ी प्लांट्स को शेड मिल सके। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में ही प्रोड्यूस होती है और एक्सपोर्ट भी होती है। अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ आर कोलंबिया,
India, Angola, Ethiopia, Mexico, Cote d'Ivoire and East Africa. USA is largest importer of coffee in the world. सबसे ज़्यादा कॉफ़ी import USA करता है. Next is agricultural development. Most of the countries in the world are making sincere efforts to increase crop production to meet the needs of the increasing population. बहुत सी कंट्रीज़ ऐसे कोशिश कर रही है कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सके ताकि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू इंक्रीजिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन. जो लैंड के अंदर क्रॉप्स उगाई जाती है उसको बढ़ाया जाए. ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप अ ईयर, एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाए. इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिर्फ रेन पे डिपेंड नहीं होकर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना. यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, HYV सीड्स यूज़ करना ताकि यील्ड ज़्यादा हो. यूजिंग ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना. नाउ वी विल बी कंपेयरिंग अ फार्म ऑफ इंडिया एंड अ फार्म ऑफ USA. A farm in India, about 75% of our population live in villages and depend directly on agriculture. इंडिया की 75% population villages में रहती है और agriculture पे depend है. It provides food for human beings and raw material for agro-based industries. Human beings को food मिलता है और agro-based industries जैसे sugar cane है, cotton है, jute है, इन सबको raw material मिलता है. We have selected a farm in the Ganga plain जहाँ का land बहुत ज़्यादा fertile होता है, level land होता है. अब वहाँ के कुछ main features given हैं. फर्स्ट इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ मोस्टली प्रैक्टिस. अब इसमें ये होता है जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है उसमें फार्मर की फैमिली ही हेल्प करती है. अब मेनली सारा प्रोड्यूस वो लोग ही कंज्यूम करते हैं और मार्केट में सेल आउट के लिए बहुत कम प्रोड्यूस बचता है. सेकेंड इज लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉ. इंडिया में जो फार्मर्स की लैंड होल्डिंग्स होती है वो छोटी होती है क्योंकि फादर से जो लैंड सन्स में डॉटर्स में डिवाइड होता है तो एरियाज़ बहुत छोटे बचते हैं. थर्ड इज एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन मानसून रेन. मेनली मानसून रेन पे होता है, बारिश पे डिपेंड होता है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है. मोस्ट ऑफ द फार्म वर्क सच एज प्लोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर डन बाय एनिमल्स एंड मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली. मेनली सारे काम या तो एनिमल से होता है या फार्मर्स की फैमिली अपने हाथों से करती है. मशीन्स का यूज़ बहुत कम होता है. द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप इज़ अ टॉप प्रायोरिटी. सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ पर ध्यान दिया जाता है वो है फूड क्रॉप. फॉडर क्रॉप्स और दूसरी प्लांटेशन क्रॉप्स कम होती है, इस वजह से उनकी इनकम कम होती है. द फार्मर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स. सम ऑफ देम आर ही कैन नॉट बाय इनफ एग्रीकल्चर इनपुट्स ड्यू टू फंड शॉर्टेज. अब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसमें से फर्स्ट है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एग्रीकल्चर इनपुट्स अच्छे खरीद सके. ही हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम अ मनी लैंडर और अ बैंक से या मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता है. He has to sell his produce immediately after harvest due to shortage of proper storage facilities. क्रॉप्स के उग जाने के बाद ही, हार्वेस्टिंग के बाद ही उसको डायरेक्टली सेल आउट करना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती. He has to depend upon various cooperative societies to meet his needs. और उसको बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज़ पर डिपेंड होना पड़ता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया के एग्रीकल्चर में कुछ ये चीज़ें आई. जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तब इंट्रोड्यूस्ड HYV सीड्स. इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए. इंश्योर्ड इनफ एंड टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू इरिगेशन. इरिगेशन फैसिलिटी से वाटर अवेलेबल होने लगा. एडिक्वेट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ स्टार्ट हुआ. पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ स्टार्ट हुआ. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. कुछ छोटे छोटे लैंड्स को मिला करके बड़े लैंड्स लिए ताकि क्रॉप्स अच्छी और ज़्यादा क्वांटिटी में आ सके. फार्म मैकेनाइजेशन, मशीन्स का यूज़ इंक्रीज़ किया गया. प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑन सॉफ्ट टर्म्स फ्रॉम द बैंक्स. बैंक्स सस्ते कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करा बैंक्स ने. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप टू ट्रेन द फार्मर्स. और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई ताकि फार्मर्स को ट्रेनिंग दे सके. This helped not only to enhance production but also to improve the general social and economic conditions of farmers and their family. Overall green revolution से farmers की family की, farmer की economic condition में, social condition में बहुत improvement आया. A farm in USA. USA is a prosperous country. It is blessed with vast fertile plains and extensive grasslands. एक बहुत prosperous पैसे वाली country है. बड़े बड़े fertile plains है जिस पे agriculture बहुत अच्छे से होती है. The prairies in USA stretch from the Rocky Mountains in the west to Great Lakes in the east. Prairies जो area है USA में वहाँ cultivation सबसे ज़्यादा होता है जो Rocky Mountains west से Great Lakes east तक फैला हुआ है. The prairies are located in the interior of the continent and experience continental type of climate. प्रेरीज थोड़े अंदर की तरफ है कॉन्टिनेंट में, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है. तो वहीं का मिड वेस्ट रीजन का एक
फार्म हमने सेलेक्ट किया है और फिर उससे कुछ एडवांटेजेस बताए हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं उसको वहाँ पर। द रोलिंग प्लेन्स आर वेल डेवलप्ड एंड सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव मैकेनाइज फार्मिंग। बड़े बड़े खाली प्लेन्स हैं जहाँ पे मशीन्स आसानी से यूज़ हो जाती है। मेल्टिंग ऑफ स्नो प्रोवाइड मॉइस्चर टू सॉइल। स्नो मेल्ट होने की वजह से सॉइल मॉइस्चर रहती है। द डार्क ब्राउन सॉइल इज़ फुल ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो वहाँ की डार्क ब्राउन सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। द स्प्रिंग सीजन इज़ नॉट कोल्ड एंड द समर्स आर नॉट वेरी हॉट। इट मीन्स गर्मी ज़्यादा नहीं होती और ना ही सर्दी ज़्यादा होती है, इस वजह से क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है। The transcontinental railways connect this region to the consuming centers and the port towns। अब वहाँ का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इस वजह से जो कंज्यूमिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर क्रॉप्स ज़्यादा कंज्यूम होती है और आसपास के पोर्ट टाउन से उसको कनेक्ट करता है। अब वहाँ के फार्म साइज़ बड़े होने की वजह से प्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, पैकिंग ये सारे काम मशीन से होते हैं। द फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, टिलर्स, हैरोज, सीड ड्रिल्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर्स। फार्मर के पास ये सारी चीज़ों की मशीन होती है। अब कंबाइन हार्वेस्टर वो मशीन होती है जिसमें एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसमें रीपिंग का काम, थ्रेशिंग का काम और सेक्स को क्रॉप्स के अलग अलग सेक्स बनाने का काम एक ही मशीन से हो जाता है। द फार्म वी हैव सेलेक्टेड इन प्रेरीज हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द साइज ऑफ फार्म इज़ अबाउट 1000 हेक्टेयर्स। बहुत बड़े फार्म होते हैं। द फार्म इज़ ओन्ड एंड मैनेज बाय फार्मर एंड हिज फैमिली। फार्म को फार्मर की फैमिली और फार्मर ही मैनेज करता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स एंड लेबर इज़ नॉट एम्प्लॉयड। मोस्टली सारा काम मशीन से होता है, लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। क्रॉप रोटेशन इज़ प्रैक्टिस टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। एक ही टाइप की क्रॉप नहीं उगा करके अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। काउंटर प्लोइंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। लाइफ स्टॉक इज़ रेज्ड टू सप्लीमेंट द फार्म्स इनकम। फार्मर की इनकम बढ़े इस वजह से लाइफ स्टॉक रियरिंग करते हैं, एनिमल्स रखते हैं। द फार्मर एंड हिज फैमिली लिव ऑन द फार्म इन अ बिग हाउस। बड़े घर में रहते हैं फार्म पे ही। दे आर सेपरेट शेड्स टू कीप लाइफ स्टॉक, फॉडर एंड मशीन्स। लाइफ स्टॉक को रखने के लिए, फॉडर रखने के लिए और मशीन्स रखने के लिए अलग अलग शेड्स बने हुए होते हैं। देयर इज अ स्मॉल वर्कशॉप टू मेंटेन द फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी को मेंटेन करने के लिए एक छोटी वर्कशॉप होती है। द यील्ड पर हेक्टेयर इज मॉडरेट पर वर्कर इज़ वेरी हाई। पर हेक्टेयर के हिसाब से यील्ड मॉडरेट होता है, एवरेज होता है, पर वर्कर के हिसाब से ज़्यादा होता है। द फार्मर अर्न्स इनफ मनी टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फार्मर की अर्निंग ज़्यादा होती है, इससे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। तो ये था इंडियन और प्रेरीज का कंपैरिजन। सो दिस वॉज अ चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।